बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर जमील। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज़ अबाउट द कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें या एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों तरह से इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको साथ साथ कुछ MCQs, कुछ चीज़ें एडिशनल मैं आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि हमारा लेक्चर सिर्फ FSC बेस्ड नहीं होता, बल्कि इसको हम एक्सटेंड करके हमने इसको एंटी टेस्ट बेस्ड लेक्चर में भी साथ साथ लेके चलना है। तो स्टार्ट करते हैं जी अपने इस पॉइंट से। हमारे पास देखें, नाम से जाहिर है कि ये नाम लिखा हुआ है कंबस्शन एनालिसिस का। देखें, ये वर्ड दो हैं, एक है नाम कंबस्शन का और दूसरा हिस्सा है एनालिसिस। जब हम कंबस्शन की बात करते हैं तो हमारे पास ये क्या डेफिनेशन आती है, हम कहते हैं दिस इज़ द बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज़ अबाउट द बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी चीज़ को आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला दें तो क्या कहलाएगा, वो कंबस्शन कहलाएगा। इसके हवाले से आपको ये बातें इसकी याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि इनकी कंडीशंस क्या क्या हैं। तो देखें जी, पहली कंडीशन की हम बात करते हैं। इनकी 3 कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे डिस्कस होंगी। एक होना है टेम्परेचर, एक होना है ऑक्सीजन और एक होना है एज ए फ्यूल। अब ज़रा मैं आपको 1 बाय 1 तमाम पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन करता चला जाता हूँ। तो ये 3 कंडीशन हमारे सामने हैं, टेम्परेचर, ऑक्सीजन और फ्यूल। हम कहते हैं टेम्परेचर क्यों ज़रूरी है। टेम्परेचर इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम किसी चीज़ को कंबस्ट करते हैं, जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो उससे हमेशा प्रोड्यूस होती है हीट, और वो हीट क्या करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती है। अब देखें, सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ टेम्परेचर के बारे में कि क्यों मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर ज़रूरी है। आपने कभी देखा होगा कि कभी कहीं पर कोई लकड़ी जल रही हो, आग जल रही हो, तो आप उसके ऊपर पानी डालें, तो पानी डालने से आपने देखा होगा आग बुझ जाती है। एक्चुअली होता क्या है, 2 काम होते हैं। एक तो वो जो वाटर होता है वो सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और वेपराइज हो जाता है, और वेपराइज होने की वजह से जो ऑक्सीजन आ रही होती है उसको वो स्टॉप कर देता है। इस तरह से 2 काम हुए। एक तो ठंडक पैदा हुई, टेम्परेचर कम हो गया, और दूसरा जो है क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो रुक गई। इसका मतलब टेम्परेचर और ऑक्सीजन तो इंटरलिंक्ड, मैंने आपको 2 बातें एक्सप्लेन कर दी। इसी तरह से हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ड्राई वुड हो और वेट वुड हो, जलाना किसको आसान होगा, हम कहते हैं जी ड्राई वुड को। वजह क्या है, क्योंकि जो वेट वुड होती है उसके अंदर जो हीट देते हैं आप उस वुड को, वो वाटर एब्जॉर्ब करके वेपराइज हो जाता है और वो सेलुलोज फाइबर्स तक नहीं पहुंच सकती, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो फैक्टर है ये काउंटेबल होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास है दूसरा पॉइंट, दैट इज़ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई, कभी आपने देखा होगा कि आजकल आपको पता है कि सब लोग घरों में, और बारबेक्यू का जो है वो मौसम चल रहा होता है, तो कभी आपने कोयले जलाए हों तो वहाँ पर उनको देखा होगा कि आपको एयर देनी पड़ती है, एक्सेस ऑफ एयर देनी पड़ती है, ऑक्सीजन देना पड़ती है। ठीक है जी। वो ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से जो कंबस्शन का प्रोसेस है ये इम्प्रूव हो जाता है। और तीसरी बात मैंने आपको बताई, फ्यूल। तो क्या तमाम मटेरियल कंबस्टिबल होते हैं? नहीं। याद रखिएगा कि जितने भी पेट्रोलियम फ्यूल्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, सारे के सारे सेलुलोज फाइबर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो आसानी से बर्न हो सकती हैं, दे आर कॉल्ड द कंबस्टिबल मटेरियल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूल के लिए आपको क्या ज़रूरत है कि ये हमारे पास क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए कंबस्टिबल मटेरियल्स होने चाहिए। लाइक वी टेक द एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, और अगर हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोलियम है, ये सारे कंबस्टिबल मटेरियल्स हैं। तो ये क्लियर कर लें, कंबस्शन जब तक आप आइडिया नहीं समझेंगे ना, आपको इस प्रोसेस में बाकी सिर्फ रटा ही रह जाएगा। तो इसलिए आप सिर्फ इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लें। पहले मैंने आपको क्या बात बताई, कंबस्शन क्या है, कि किसी भी चीज़ को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दें, दैट इज़ कॉल्ड द कंबस्शन। तो क्या सारी प्रोसेसेस, सारी चीज़ें हम कहते हैं जी कंबस्शन कहलाएंगी? नहीं।
क्या आयरन को जब हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो क्या वो कंबस्शन हो रहा होता है? हम कहते हैं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसके लिए मैंने आपको 3 कंडीशंस बता दी कि जब कंबस्शन कहलाएगा तब उसके लिए टेम्परेचर का होना लाजमी है, तब उसके लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी है, तब उसके लिए फ्यूल का होना लाजमी है। आप देखें कि यहाँ पर आपके पास मोमबत्ती हम कहते हैं जल रही होती है, तो कभी आपने देखा होगा कि आपने उसको एयर ब्लो करते हैं और वो बुझ जाती है। क्यों होता है? क्योंकि ये कम कर देते हैं आप, टेम्परेचर कम कर देते हैं ना। और उसके अलावा ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने से कंबस्शन बढ़ जाता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात फ्यूल की, कि क्या तमाम चीज़ों को हम कंबस्शन कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों? उसके लिए क्या होना लाजमी है? कंबस्टिबल मटेरियल होना लाजमी है। इसके लिए मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल बता दी कि हाइड्रोकार्बन्स की हम एग्जांपल ले लेते हैं। होप सो आपको यहाँ तक ये पॉइंट क्लेरिफाई हो गया होगा। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारे पास अगला हिस्सा जो है दैट इज़ अबाउट द एनालिसिस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि ये एनालिसिस की 2 टाइप्स होती हैं। ये जो हम कंबस्शन एनालिसिस की बात करते हैं, ये हमारे पास है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस की टाइप है हमारे पास। ये जो हमारे पास एनालिसिस हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आपको कंबस्शन एनालिसिस पता लग गया कि इसमें हम कंबस्टिबल मटेरियल्स को हम बर्न करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बर्न करेंगे और उसमें रिलेटिव अमाउंट्स फाइंड कर लेंगे किस किस की। जो हमारे पास बुक में गिवन है वो हमारे पास कंबस्शन एनालिसिस में सिर्फ एक मेथड गिवन है, वो हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में। तो वो भी हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले आ जाते हैं जी इसकी डेफिनेशन की तरफ कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। तो इसकी डेफिनेशन ये बनी, द प्रोसेस इन विच परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज डिटरमिन्ड। हम परसेंटेज फाइंड करते हैं किसकी? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, बाय बर्निंग द नोन अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम किसकी वजह से? नोन अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम फाइंड कर लेते हैं। ये हम पूरे प्रोसेस में पढ़ेंगे तो ये समझ लें कि पूरा प्रोसीजर की डेफिनेशन हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में शामिल कर दी। तो ये हमारे पास है कंबस्शन एनालिसिस। इस कंबस्शन एनालिसिस में हमारे पास जो सोल प्रोडक्ट्स बनते हैं, दिस इज CO2 एंड वाटर। इसमें CO2 और वाटर बनता है। और अगर हम बात करें इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव की, कि हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास, तो इसका ऑब्जेक्टिव है ये टू फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला। हम इसमें से एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लेते हैं। और दूसरी बात कि हम इसमें से परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स जो है ये फाइंड कर लेते हैं। और वो एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हैं। अब हम आते हैं जी इसमें मेन इसके प्रोसीजर की तरफ। वो प्रोसीजर में एक डायग्राम शामिल है, वो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी तो देखें, अब हमने एक डायग्राम तो ड्रॉ कर ली। इस डायग्राम में जो हमारे पास कुछ लेबलिंग है वो कुछ इस तरह से है। इसकी लेबलिंग जो है अब कंप्लीट है। अब आप देखें लेबलिंग में सबसे पहले देखें कि यहाँ पे जितना भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें से हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फाइंड आउट करना होता है, वो वेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसमें रख देते हैं। 10 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, 0.5 ग्राम हो, जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो हमने इसमें
हमने रख देना है, और यहाँ से एक्सेस सप्लाई देनी है ऑक्सीजन की जो इसको बर्न करेगी। ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ पर इसको बर्न करती है तो यहाँ से जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से मूव कर जाते हैं आगे की तरफ। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हम पास ऑन करते हैं कॉपर ऑक्साइड में से। कॉपर ऑक्साइड क्या करता है, ये एक ऑक्सीडाइज़र का काम करता है। इसको हम कहते हैं इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कैसे कहते हैं, देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको बताने लगा हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम इसलिए कहते हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो होगा अगर तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, क्योंकि 100% कंबशन पॉसिबल नहीं है। जो अनबर्न्ड हमारे पास ऑक्साइड्स हैं जो कंप्लीट कंबशन नहीं कर सके, वो सारे के सारे मुकम्मल कंबशन करवाते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। ये क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करके कॉपर में कन्वर्ट होगा और इसको CO2 में कन्वर्ट कर देता है। अब देखें बड़ी क्लियर बात हो गई। यहाँ पर जब हम चल रहे थे तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स थे वो पॉसिबिलिटी थी CO2 और वाटर, और हमने ये बात पढ़ ली कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, CO2 और वाटर है। अब हमने इसको एलिमिनेट करवाना है कार्बन मोनोऑक्साइड को, क्योंकि कंप्लीट कंबशन पॉसिबल नहीं हो सकती। उसके लिए हमने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड में से हमने गुजारा और इसने कॉपर और CO2 में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बन के चुके हैं वो प्रोडक्ट्स हैं CO2 और वाटर। अब सबसे पहले देखें हमने क्या करना है, इसको मैग्नीशियम परक्लोरेट, इसको हम नाम के दे रहे हैं, दिस इज़ द मैग्नीशियम परक्लोरेट, इसको हम नाम देते हैं मैग्नीशियम परक्लोरेट का। ये भी एक पूरी एक समझ लें कि नोमेनक्लेचर है कि परक्लोरेट, आप परक्लोराइट नहीं लिख सकते, आप हाइपोक्लोराइट नहीं लिख सकते, तो आपने ये परक्लोरेट ही लिखना है। और ये भी बात याद रख लें कि ये MCQs के लिए भी आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर किया जाता है, तो इसको आप लोगों ने नोट कर लेना है। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये हम यूज़ कर सकते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऐसा एजेंट जो वेपर्स में से, जो गैसेस में से वाटर को निकाल ले, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो पोटाशियम परक्लोरेट यूज़ किया, इसने क्या किया, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम किया। पोटाशियम ये जो मैग्नीशियम परक्लोरेट हमने यहाँ पर डाला और उसके बाद लेट्स सपोज हमने कहा जी 5 ग्राम हमने डाला, और एब्जॉर्ब करने के बाद इसका वेट बढ़ेगा, 5.5 हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ 0.5 ग्राम इसने वाटर एब्जॉर्ब किया। इसके बाद यहाँ से अब हमारे पास जो कंटेंट रह जाता है वो हमारे पास है CO2, क्योंकि वाटर यहाँ से निकल गया। CO2 के लिए हमने क्या किया, यहाँ 50% KOH में से इसको पास ऑन करते हैं। अब यहाँ पर एक एसिड बेस टाइप रिएक्शन होता है कि जैसे CO2 और KOH। CO2 आपको पता है ये एसिडिक होती है और KOH क्या है, एक बेसिक, तो केमिकल रिएक्शन होगा और क्या बनेगा कि यहाँ पर K2CO3, K2 और CO3 यहाँ पर ये बन जाता होता है, इसको बैलेंस करना चाहें, और साथ ही वाटर जो है ये रिमूव हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर क्या अमाउंट हुई, यहाँ पर भी KOH की अमाउंट जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। देखें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये हम डालते हैं एनहाइड्रस फॉर्म में, एनहाइड्रस फॉर्म में कि मैग्नीशियम परक्लोरेट जो होता है, ये मैग्नीशियम परक्लोरेट वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद बन जाता है MgClO4.6H2O, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ये अपने साथ अटैच कर सकता है। ये मैग्नीशियम परक्लोरेट 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अपने साथ अटैच कर सकता है। इसी तरह से KOH जो होता है, ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि KOH CO2 के साथ एसिड बेस टाइप रिएक्शन करके पोटाशियम कार्बोनेट और वाटर बना लेता है, जिससे इसका मैस जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और रिमेनिंग जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है वो यहाँ से निकल जाती है। ये हमारे पास है, ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या कोई और गैसेस हैं वो यहाँ से आगे हम रिमूव कर देते हैं। तो हमारे लिए जो काम की चीज़ें हैं वो ये हैं कि हमने वाटर को और CO2 को एब्जॉर्ब करवाना है।
वाटर को और CO2 को एब्जॉर्ब इसलिए करवाना है क्योंकि वाटर और CO2 से हमने एम्पेरिकल फार्मूला ही फाइंड करना है किसी भी कंपाउंड का। मैं दोबारा इसकी अरेंजमेंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी वेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने यहाँ फर्नेस में रखा, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दिया और यहाँ से हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 वाटर बन सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड में से गुजारेंगे पहले क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मुकम्मल कंबस्शन होती नहीं है, तो CO2 में इसको कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बने वो बचे CO2 और वाटर बचा। CO2 पहले हमने वाटर को, हम ये अरेंजमेंट नहीं चेंज कर सकते। अरेंजमेंट इसलिए नहीं चेंज कर सकते क्योंकि अगर आप CO2 को यहाँ लाते हैं, KOH यहाँ पर लाते हैं, तो इसके अंदर CO2 भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि 50% KOH है। 50% KOH किस में डिसॉल्व करते हैं? वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना। जब आप मजीद वाटर डालेंगे तो उसके अंदर डिसॉल्व होता चला जाएगा वो। तो इसलिए हमने कभी भी यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं चेंज कर सकते। हमने अरेंजमेंट में वाटर एब्जॉर्बर पहले रखना है और CO2 एब्जॉर्बर बाद में रखना है। और ये भी आपको बात क्लियर कर दूं कि वाटर एब्जॉर्बर जो है ये हमेशा यहाँ पे एनहाइड्रस फॉर्म में होगा। एनहाइड्रस कहते हैं विदाउट वाटर, कि मैग्नीशियम परक्लोरेट है, एनहाइड्रस होगा। जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो मैग्नीशियम परक्लोरेट हाइड्रेटेड कहलाएगा, यानी 6 वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होते हैं इनको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके बाद 50% KOH बेसिक, CO2 होता है एसिडिक, इनका एसिड बेस टाइप रिएक्शन हो जाता है, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन हम कहते हैं कि ये इनकी यहाँ पर हो जाती है और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या और जो कंटेंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसीजर ये एक्सप्लेन हो गया। और उसके बाद इस पूरे प्रोसीजर को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक नेक्स्ट जो हमारे पास एक एनिमेटेड वीडियो है उसकी फॉर्म में, तो हम उसको जो है अब देखते हैं। तो देखें जी एनिमेटेड वीडियो। तो देखें जी हमारे पास है परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हम फाइंड करने लगे हैं। इसमें सबसे पहले देखें, आपको एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे ये नज़र आ रहा होगा, ये कंबस्शन ट्यूब है और जिसमें हम कंबस्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को। कंबस्ट करने के बाद यहाँ से इसके मटेरियल के वेपर्स बने और ये वेपर्स जो हैं वो आगे जा रहे हैं। ये नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में जाने के बाद यहाँ पर CO2 और वाटर बन जाता है। और नेक्स्ट देखें, ये एक यू शेप ट्यूब में जा रहे हैं वेपर्स और यहाँ से ये वाटर एब्जॉर्ब होता है और यहाँ पे लिखा हुआ है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम परक्लोरेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये एनहाइड्रस फॉर्म में होते हैं और ये एनहाइड्रस फॉर्म में होने की वजह से ये हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय एब्जॉर्बिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। और यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद सिर्फ एक चीज़ बचती है, वो है CO2। CO2 देखें गैसेस फॉर्म में आगे जाती है और ये जो है गैसेस फॉर्म में जाने के बाद यहाँ पर CO2 जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है इन द KOH सोल्यूशन। KOH सोल्यूशन में एब्जॉर्ब इसलिए हुआ क्योंकि एसिड बेस जो है वो टाइप रिएक्शन हो जाता है और रिमेनिंग ऑक्सीजन जो है यहाँ से रिमूव हो जाती है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान KOH की अमाउंट या मैग्नीशियम परक्लोरेट या कैल्शियम क्लोराइड की अमाउंट्स इंक्रीज़ हो जाती होती हैं और ये अमाउंट बढ़ जाने की वजह से हम इसको फार्मूला में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जी कैलकुलेशंस की। इसमें से हमने कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज ये फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें परसेंटेज ऑफ कार्बन। अगर हम कार्बन की परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। परसेंटेज ऑफ कार्बन मैस ऑफ CO2 टू द मैस ऑफ द O.C, पता लग रहा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहा हूँ, ठीक है जी, कि जितना आपके पास CO2 का मैस प्रोड्यूस हुआ, वो कैसे पता लगता है CO2 का मैस कैसे प्रोड्यूस हुआ होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने 5 ग्राम जो है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाला रिएक्शन से पहले, कंबस्शन से पहले, और कंबस्शन करने के बाद जब आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का दोबारा वेट किया तो पता ये लगा कि ये 6 ग्राम हो चुका है। तो इसका मतलब कितनी अमाउंट डिसॉल्व हुई, 1 ग्राम। तो वो 1 ग्राम हम यहाँ पर लिख देंगे और टोटल मैस हमने डाला था यहाँ पे 10 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम, जितना भी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 12/44। अब देखें ये जो हिस्सा है ये तो बड़ा सिंपल सा है कि 12/44 ये कैसे आया। हमने देखें यहाँ पर ये फाइंड करनी है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2। तो देखें कार्बन की परसेंटेज CO2 में कैसे आती है कि ये हमारे पास है 12 कार्बन का मैस
कि मास ऑफ द कार्बन जिसकी परसेंटेज फाइंड करनी है टू द कंपाउंड, कंपाउंड हमारे पास कितना होता है जी, ये 44 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये वो फॉर्मूला है। सिर्फ इसके साथ एक नई चीज ऐड कर दी है कि जो आपने कंपाउंड डाला था उस कंपाउंड के अंदर जो CO2 बना, उस CO2 के अंदर कार्बन कितना है वो बताएं आप। तो उसके लिए ये एडिशन करनी पड़ रही है। बाकी ये फॉर्मूला वही है जो आप लोग लास्ट लेक्चर में एक अच्छे तरीके से सुन चुके हैं कि परसेंटेज जब भी फाइंड करनी हो किसी भी एलिमेंट की, तो एलिमेंट का मैस, एटॉमिक मैस हम यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद ये टोटल मैस ऑफ द कंपाउंड जो होता है वो ये होता है और मल्टीप्लाई किसे कर देते हैं 100 से। ये फॉर्मूला तो सेम है, ये क्लियर होगी बात। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला हाइड्रोजन का भी सेम होगा। हाइड्रोजन का फॉर्मूला इसलिए सेम होगा कि मैस ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड टू द मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वाटर जो प्रोड्यूस हो रहा है ये, और उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि एनहाइड्रस मैग्नीशियम पर क्लोरेट हम डाल देते हैं। मैग्नीशियम पर क्लोरेट हम डालने के बाद रिएक्शन हो चुका, उसके बाद जब हमने देखा तो उसकी अमाउंट हमने दोबारा से वेट की। वेट करने के बाद जो भी अमाउंट में वाटर आया वो हमने यहाँ पे लिखा और टोटल मैस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वेट हमने रखा था वो यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2/18। 2/18 क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, दिस इज द मैस ऑफ द हाइड्रोजन एंड दिस इज द मोलर मैस ऑफ द वाटर। उसके बाद आगे चलते हैं लास्ट परसेंटेज की तरफ और वो हमारे पास है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास है तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। देखें मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास 100 रुपीज़ थे, मैंने 30 रुपीज़ एक जगह खर्च कर दिए और 20 रुपीज़ एक जगह खर्च कर दिए, मेरे पास बताएं रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी। तो हमने अंडरस्टूड है कि वो जो दोनों अमाउंट्स हैं 30 और 20 ऐड करेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ भी परसेंटेज ऑफ कार्बन आई, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आई, इन दोनों को ऐड करें और यहाँ पे 100 में से माइनस कर दें। इसको कहते हैं डिफरेंस मेथड और ये MCQ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लें। ये इंपॉर्टेंट MCQ के तौर पर कंसिडर किया जाता है कि द परसेंटेज ऑफ विच एलिमेंट कैन नॉट बी determined directly by the combustion analysis, that is option is हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या ऑल। तो हम कहते हैं ऑक्सीजन की परसेंटेज आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इससे आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंस मेथड यूज़ करना पड़ता है और इससे हमारे पास ये डिफरेंस मेथड के ज़रिए हम ये फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। होप सो आप लोगों को बहुत सी चीज़ें क्लैरिफाई हो गई होंगी और अगर कोई पॉइंट आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लमेटिक आपको नहीं समझ आ रहा तो नीचे कमेंट्स में आप लोग ज़रूर लिखें, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा। और नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।